Welcome to the Stupid Genius, and we are talking about vitamin B complex. And we know we have read about vitamin B1, B2, B3, B4, sorry, B5, B6, B7 and B9. So today's topic is vitamin B9, जिसको हम folic acid भी बोलते हैं. And we know there are two classification of the vitamin soluble and vitamin जो कि water soluble and fat soluble होते हैं. तो water soluble कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एंड विटामिन फैट सॉल्युबल जो कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के, राइट. और जिन बच्चों ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा, अप्रोच टू द विटामिन, प्लीज़ जाके देखो, वरना यू विल नॉट अंडरस्टैंड विच विटामिन हैज़ वाटर सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी एंड फैट सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी, और किसकी डेफिशिएंसी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, और कहाँ पे स्टोर होता है, राइट. और भी डिफरेंस बहुत सारे पॉइंट है, मैंने उसमें कवर किया है, राइट. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कहाँ गया. सो लेट्स सी व्हाट इज़ विटामिन B9, ठीक है. और जिनको ये नोट्स चाहिए होता है, गो एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल स्टूपिड जीनियस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एंड यू विल फाइंड दिस नोट्स ऑन देयर. और जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन किया है वो तो वहाँ से डाउनलोड कर ही लेंगे, राइट. सो व्हाट इज़ विटामिन B9 और फॉलिक एसिड. पहले सुनो कि फोलियम का मतलब होता है ग्रीन लीफ. तो जो भी तुम्हारा ग्रीन लीफ जो खाते हो, जैसे कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी साग सब्जी तुम खाते हो, उसमें क्या होता है, हमारे पास विटामिन B9 मिलता है, राइट. सो विटामिन B9 कैन बी फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द ग्रीन फ्रूट्स. सुनो, तो RDA कितना होता है, तो RDA इज बिटवीन द 300 माइक्रोग्राम टू 800 माइक्रोग्राम पर डे. तो ये भी एक विटामिन है जो कि माइक्रोग्राम्स में चाहिए होता है, और लास्ट वाला विटामिन जो कि विटामिन B7 था, वो भी माइक्रोग्राम में चाहिए होता था, राइट. ठीक है. सो चिल्ड्रंस को कितना चाहिए, चिल्ड्रंस रिक्वायर्ड 300 माइक्रोग्राम पर डे, एडल्ट्स में चाहिए 400 माइक्रोग्राम पर डे. पर जब भी प्रेगनेंसी होती है, आपको पता है डिमांड्स इंक्रीजेस, तो अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो हमें रिक्वायरमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, राइट. तो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी. तो 800 माइक्रोग्राम पर डे प्रेगनेंसी में होता है. तो याद है ना, नॉर्मल आसान है. एडल्ट में कितना चाहिए, 400 है ना, और उसका डबल कर दो तो 800 माइक्रोग्राम इन द प्रेगनेंसी. और चिल्ड्रन में कितना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 300 माइक्रोग्राम, राइट. नाउ what are the coenzymes of the vitamin B9. कोएंजाइम का मतलब क्या, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B9. और मैंने आपको कितनी बार बताया कि हर विटामिन का एक एक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं, और वो दूसरे एंजाइम के साथ मिलके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, राइट. तो जो फॉलिक एसिड है वो क्या होता है, उसका फॉलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द डाईहाइड्रोफोलेट. डाईहाइड्रो का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उसमें जोड़ दिया, तो डाईहाइड्रोफोलेट बन गया. उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जोड़ दिया. इसके बाद क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट. देखो ये वाला चीज़ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें भी होता है ये, और ये बैक्टीरिया में भी होता है. तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस मेटाबॉलिक पाथवे टू स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है. सो फॉलिक एसिड से क्या बना, डाईहाइड्रोफोलेट, एंड उसके बाद बना टेट्राहाइड्रोफोलेट. और प्लीज़ अगर कहीं पे ये THF लिखा होगा ना, तो मत समझना ये क्या है, ये है टेट्राहाइड्रोफोलेट. तो टेट्राहाइड्रोफोलेट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B9 और कोएंजाइम ऑफ द विटामिन B9. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द विटामिन B9. बहुत आसान है, दो ही फंक्शंस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला, इट विल हेल्प इन द RBC मैचुरेशन. तो RBC की जो मैचुरेशन होती है ना, उसमें ये मदद करता है. सर RBC की मैचुरेशन में तो विटामिन B12 भी करता था, राइट. विटामिन B12 एंड विटामिन B9 दोनों एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में मदद करते हैं, राइट. वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, जब मैं आपको विटामिन B12 समझाऊंगा. उसमें आपको समझाऊंगा कि एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में एक जगह विटामिन B12 यूज़ होता है और एक जगह विटामिन B9 यूज़ होता है. तो अभी हम B9 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस इतना याद रखो कि इट विल हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ द RBC. दूसरा, इट विल हेल्प इन द 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म. सर ये 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म क्या है, देखो हमारे बॉडी में 1 कार्बन होते हैं, जैसे कि लाइक मिथाइल CH3 है ना. अब इस मिथाइल में से एक हाइड्रोजन हम निकाल के अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा, है ना. उसके बाद मिथाइलिन, देखो मिथाइलिन कैसा होता है, इसमें CH2 होता है और दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं, तो ये है मिथाइलिन. और एक और बॉन्ड हाइड्रोजन निकाल के मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिथेनाइल. ये सब पढ़ा है ना, 11th क्लास की केमिस्ट्री में थी ये सब. तो ये है मिथेनाइल. और हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप होता है. तो ये जितने भी आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, ये कितने हैं, 1 कार्बन कंपाउंड है. और ये इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, 1 कार्बन कंपाउंड की मेटाबॉलिज्म, तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B9 की वजह से, यानी कि फॉलिक एसिड की वजह से होता है.
तो वाइवा में आपसे जब सवाल पूछे ना कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन B9, तो सिर्फ ये मत बोलना कि इट विल हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ द आरबीसी, आप ये भी बोलोगे कि इट विल हेल्प इन द 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। और आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप रेफरेंस ले लोगे किस चैप्टर का, न्यूक्लिक एसिड चैप्टर का रेफरेंस ले लेना। वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो मैं बहुत अलग अलग रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर वो भी याद करो, फिर चैप्टर भी याद करो, इससे अच्छा चैप्टर वाला रेफरेंस मैं लेता हूँ, ठीक है। अब सुनो, न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसा है वो। अगर किसी बच्चे को पता होगा कि मैंने आपको नोट शेयर किए हैं, है ना, अपने पर्सनल फर्स्ट ईयर वाले, उसमें देखोगे तो तुम्हारे पास ना ये प्यूरिन सिंथेसिस वाला चैप्टर मिलेगा। उसमें क्या देखना कि देखो हम जब डीएनए बनाते हैं, राइट, जब व्हेन वी मेक द डीएनए, हमें क्या चाहिए होता है, ये पूरा पाथवे मतलब चाहिए होता है, ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, राइट, हमारे पास क्या है, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये क्या लिखा है, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डीऑक्सी ऐसे लिख दिया, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, तो DUMP, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इससे बनता है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या बनता है इससे, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, तो DTMP बनता है इससे। इस प्रोसेस में हमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करना होता है 5 कार्बन पे, ठीक है, 5 पे मिथाइलेशन होती है, राइट। तो इसको ऐड करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम। क्या नाम होता है, थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम। और यहाँ पे जो विटामिन यूज होता है उसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी कि विटामिन B9। तो आप देख सकते हो कि दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ द थाइमिडीन। और आपको पता है कि डीएनए में यूरिडीन नहीं होता, थाइमिडीन होता है ना। तो थाइमिडीन अगर नहीं बनेगा तो आपका डीएनए नहीं बन सकता। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी, क्या ये प्रोसेस नहीं होती। इसलिए आरबीसी के केस में क्या होता है, आरबीसी में ये वाली प्रोसेस हो ही नहीं पाती। समझा क्या? चलो अब मैं आपको अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या था, यूरिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था जिसको हम बोल रहे थे DUMP। उससे बन रहा था डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जिसको हम बोलते थे DTMP, राइट। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए था, थाइमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम चाहिए, जो कि क्या करेगा, 5 मिथाइलेशन करता है। 5 मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, राइट। और इसका कोएंजाइम कौन सा है, तो कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट और विटामिन B9। समझा क्या? अब नाउ सी इन द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9 क्या होगा, दिस थाइमिन मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स। थाइमिन मेटाबॉलिज्म होगी नहीं, और थाइमिन मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि डीएनए का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, थाइमिन इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो सेल साइकिल है ना वो S फेज में रुक जाएगा। अब S फेज में सेल साइकिल रुक जाएगा यानी कि सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, और अगर सेल डिवीजन नहीं हो पाई तो क्या होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो अगर उसका न्यूक्लियस मैच्योर ही नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस बाहर निकाल नहीं पाएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मैक्रोसाइट बन जाते हैं। मैक्रोसाइट का मतलब क्या, जो सेल है वो बड़ा हो गया। मैक्रो का मतलब क्या, बड़ा, साइट का मतलब क्या, सेल। देखो मैक्रो का मतलब बड़ा, साइट का मतलब सेल, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, नॉर्मल आरबीसी जो कि 7 माइक्रोन के आसपास होता है। ये क्या है, माइक्रोसिटिक आरबीसी है ना, माइक्रोसाइट मतलब सेल का साइज छोटा हो गया। तो ये कौन से केस में होगा, ये होगा हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर हीमोग्लोबिन है ही नहीं, उस केस में माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। तो इधर ये कौन से केस में होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया कौन से केस में होगा, या तो आपका क्या बोलते हैं उसको, आयरन कम हो गया तब होगा, समझे क्या, या फिर विटामिन B6 कम हो गया तो होगा। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना मैंने कि विटामिन B6 हेल्प इन द हीम सिंथेसिस, है ना। तो अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक क्यों होता है, क्योंकि आपका जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा, उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अभी भी डीएनए सिंथेसिस चली रही है, तो उसका न्यूक्लियस हम बाहर फेंक ही नहीं रहे हैं। आरबीसी के अंदर अभी भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। तो पहला तो सेल का साइज बड़ा हो गया तो मैक्रोसाइट बोल रहे हैं। तो देखो मैक्रोसाइट हम कब बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में सेल का साइज बड़ा हो जाता है। तो देखो जरा, मैक्रोसिटिक आरबीसी मतलब क्यों, इन डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9 एंड B12। जब विटामिन B9 और B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, दो चीज़ें होगी। पहला, आरबीसी का न्यूक्लियस बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आरबीसी में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नॉर्मली आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता।
आरबीसी आर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, समझा क्या? तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा क्या होगा, ये मैचुरेशन शो नहीं करेगा, मतलब आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो देखो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। पहला इफेक्ट, सेल का साइज बढ़ जाना। सेल का साइज जब भी बढ़ता है तो आपने फिजियो में क्या पढ़ा है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ गया तो हम इसको बोलेंगे मैक्रोसाइट बोलेंगे। नाउ अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रह गया आरबीसी में तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलेंगे या फिर मेगालोब्लास्टिक आरबीसी बोलेंगे। मेगालोब्लास्टिक क्यों बोला, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना आरबीसी में तो हम इसको बोलते हैं कि ये ब्लास्ट सेल्स है। ब्लास्ट सेल्स मतलब क्या, इमैच्योर सेल्स है। देखो मैच्योर सेल्स होते साइड सेल्स, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, जो कि मतलब हम बोन्स की बात कर रहा हूँ, अभी इधर की बात नहीं कर रहा। तो जब भी ये समझो कि जब भी ब्लास्ट लगा होता है ना तो वो इमैच्योर सेल होता है और डिवाइडिंग सेल्स होता है, और जब भी साइट लगा होता है ना, साइट, तो वो मैच्योर सेल होता है। तो अभी क्या हुआ, हमारे बॉडी बोल रहा हूँ, हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि ये ब्लास्ट फॉर्म है, इसलिए बोला मेगालोब्लास्टिक। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ गया है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए मेगालो एंड ब्लास्टिक, राइट। और इसकी वजह से अनेमिया होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। समझा क्या? क्या हुआ कि इन द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9 एंड B12 देयर इज द टू मेन फीचर्स। पहला, आरबीसी मैच्योर नहीं हुआ, दूसरा न्यूक्लियस बाहर नहीं जा पाया। तो आरबीसी मैच्योर नहीं हुआ तो साइज बड़ी हो गई और न्यूक्लियस बाहर नहीं जा पाया, अंदर रह गया, तो इसको बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। क्यों? क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है उस केस में। अब सुनो यहाँ पे, तो इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया many RBC cells, that is precursor cells in the bone marrow are larger than the normal, है ना, normal, and retain their nucleus। retain का मतलब क्या, अपना न्यूक्लियस अपने पास ही रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है ना, जब आरबीसी मैच्योर होता है तो अपना न्यूक्लियस क्या करता है, साइटोप्लाज्म से बाहर फेंक देता है, राइट। साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, बाहर फेंक देगा और ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी बन जाएगा। तो उस केस में नॉर्मल फिजियोलॉजी है। पर अगर आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उस केस में क्या होगा, लार्जर सेल हो जाएगा और अपना न्यूक्लियस बाहर नहीं फेंकेगा ड्यू टू इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस में खराबी होने की वजह से क्या हुआ, आपका ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। नॉर्मली किस में होता है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में होता है। समझा क्या? तो मैं क्या आपको सिखा रहा था कि व्हाट आर द फंक्शंस। अब सुनो, मैं सिखाया क्या मैंने आपको, ये समझो। मैंने आपको ये सिखाया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन B9। तो आपने क्या बोला कि मेटाबॉलिक रोल है किसका, 1 कार्बन कंपाउंड का मेटाबॉलिक रोल है इसका, है ना, एंड आरबीसी के मैच्योरेशन में मदद करता है। मैंने आपको 1 कार्बन के एग्जांपल्स बता दिए। उसका एक एग्जांपल बताया मिथाइलेशन, जो कि मैंने सीधा आरबीसी वाला ही बता दिया। डीएनए मिथाइलेशन नहीं होगा, यानी कि थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनेगा। अब इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो गया तो सेल मैच्योर नहीं हो पाएगा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से उसका न्यूक्लियस उसके अंदर ही रह जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। समझा क्या? अब सुनो, समरी जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, हालांकि समरी अभी नहीं बतानी चाहिए मुझे, समरी जो आपको दिमाग में होनी चाहिए विटामिन B9 के रिलेटेड। पहला, कहाँ पे ये मदद करता है, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्यूरिन रिंग सिंथेसिस, राइट। प्यूरिन रिंग के जो सिंथेसिस होती है ना, वहाँ पे ये मदद करता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, जैसे कि DTMP का सिंथेसिस फ्रॉम द UMP, है ना, मतलब DUMP, अरे डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से क्या बनाता था, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बनाता था। तो इसके सिंथेसिस में क्या मदद होता है, विटामिन B9 का हेल्प होता है, राइट। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी की वजह से 3 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला, डीएनए सिंथेसिस खराब हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हुआ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और लास्ट वाला, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब सुनो, प्रेगनेंसी के केस में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके केस में अगर जो हमारा ये है विटामिन B9 है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या प्रॉब्लम आती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, आपने किस में पढ़ा होगा, एनाटॉमी के लेक्चर्स में पढ़े होंगे, राइट, न्यूरो एनाटॉमी। तो जब आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे ना, तो न्यूरो एनाटॉमी में क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बताया। किसके बारे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एसेफेली, है ना, बाइफिडा, ओपन बाइफिडा, क्लोज बाइफिडा, एनसेफेल, क्या बोलते हैं इसको, एनसेफेलोसेल, इसका मतलब क्या, पानी भर जाना। तो आपको ये सब नाम नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि ये आप न्यूरोलॉजिस्ट थोड़ी हो, आपको ये सब नाम नहीं याद करना। आपको क्या याद करना है कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9 द डिजीज इज
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरल ट्यूब है, जो ब्रेन जो बनाता है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, तो हो सकता है कि ब्रेन बने ही ना, हो सकता है ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड है बाहर निकल जाए, हो सकता है क्लोज्ड हो, ओपन हो, या फिर हो सकता है ब्रेन में पानी भर जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। उसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो। समझा क्या? तो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9 ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। समझा क्या? अब सुनो, दिस इज द पोस्टर जो मैंने बनाया नहीं, बाकी सब मैंने खुद बनाया, ये भी नहीं बनाया, मैंने इंटरनेट से लिया, ये मुझे इंटरनेट पे मिल गया तो मैंने डाल दिया इसमें। क्या लिखा है? एडवांटेज ऑफ द फोलिक एसिड, ठीक है, किसमें? प्रेगनेंसी में। तो मदर में क्या होता है, इट विल प्रिवेंट्स द मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, अगर सपोज कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया कि मतलब बच्चा मर गया और सारी फ्लूइड्स बाहर निकल गए, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, वाइबल पीरियड में भी नहीं जा पाया, तो मिसकैरेज से बचाता है। दूसरा, फीमेल में प्री एक्लेम्शिया से इसको प्रिवेंट करता है। तो जो विटामिन B9 है, इट विल प्रिवेंट द हार्ट डिजीज, है ना, कैंसर एंड द प्री एक्लेम्शिया। तो आपको हार्ट डिजीज तो समझ आ गया कि हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर मतलब नॉर्मल यूट्राइन कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, BP बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और BP बढ़ने के बाद आपका जो उनका मेटाबॉलिज्म है ना, वो भी खराब हो जाता है, और जो ब्रेन में हो ना, ब्रेन में उनके न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं। तो ब्रेन्स में अगर न्यूरॉन फायर करने लगे तो फीमेल को क्या होता है, सीजर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि सीजर का मतलब होता है कन्वर्जन या फिर मिर्गी आना। तो मिर्गी के दौड़े पड़ने लगते हैं फीमेल को इन द प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया या फिर एक्लेम्शिया। ठीक है, चलो, तो फीमेल में विटामिन B9 क्या प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज, कैंसर एंड प्री एक्लेम्शिया, और मिसकैरेज को बचाता है। एंड आपको पता है कि इट विल हेल्प इन द DNA सिंथेसिस एंड इट विल इंक्रीज द हेल्थ ऑफ द मदर। बेबी में क्या प्रिवेंट करता है, इट विल प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि अगर विटामिन B9 दोगे तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, कॉन्जेनाइटल डिजीज जितने भी होते हैं, एबनॉर्मलिटीज, उसको प्रिवेंट करता है विटामिन B9, राइट। एंड रिड्यूस द प्री मैच्योर बर्थ। काफ़ी बार बच्चे जो पैदा होते हैं ना, प्री मैच्योर हो जाते हैं, मतलब फुल टर्म यानी कि 9 महीने से पहले पैदा हो गए तो उसको प्री मैच्योर बर्थ बोला जाता है। और उस केस में बेबी का वेट बहुत ही कम होता है, तो बच्चे की वाइबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, मतलब जीने की जो परसेंटेज है ना, चांसेस है, वो बहुत कम हो जाता है। उसको बोलते हैं वाइबिलिटी ऑफ द बेबी। तो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना, और आपको जब गायनेक में आपको पोस्टिंग होगी, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर द सेकेंड ईयर, राइट। पर इसका कोरिलेशन आप याद रखना कि अगर विटामिन B9 मदर में डेफिशिएंट हो जाएगी तो मिसकैरेज हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, और बेबी में क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। सो दिस इज द समरी दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्या कि क्या बोलते उसको, प्यूरिन रिंग को सिंथेसाइज करने में काम आता है ना, और डिफिशियंसी से क्या होगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो। समझा क्या? दैट्स वाई इन द प्रेगनेंसी हम 2 ड्रग जो बहुत ही कॉमनली देते फीमेल को सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एक होता है आयरन टैबलेट और दूसरा होता है फॉलिक एसिड जो कि विटामिन B9 है। सर आयरन टैबलेट क्यों दिया? कि देखो हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम द अनेमिया। कौन सा अनेमिया? आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया। तुमने फिजियो में सुना भी होगा कि आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया इज द मोस्ट कॉमन क्या बोलते हैं उसको, अनेमिया इन द इंडिया। और जब मैंने आपको एनीमिया वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एनीमिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आयरन का टैबलेट देते और फॉलिक एसिड देते ताकि मिसकैरेज ना हो और एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में ना हो। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ। जस्ट अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा ना, सपोज कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर है जो आपसे कुछ पूछ रहा है और आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है, उस केस में एक्स्ट्रा सवाल जो पूछ सकते थे, दिस इज वन ऑफ देम। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, तुम्हारे बुक्स में है, पर ये थोड़ा सा मेडिसिन और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है ना, सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सुनो, बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको क्या चाहिए, फॉलिक एसिड फॉर द लिविंग। अगर फॉलिक एसिड बैक्टीरिया को नहीं मिला तो वो मर जाएगा। बैक्टीरिया क्या करता है, यही पाथवे जो हमारे में होता है, फॉलिक एसिड से क्या बनेगा, डाईहाइड्रोफोलेट एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन, ये जरूरी होता है बैक्टीरिया की लिविंग के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ड्रग्स बना दिए जिनको बोलते हैं सल्फा ड्रग्स। उनका नाम जैसे कि ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथोक्साजोल। सो ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फामेथोक्साजोल ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो फॉलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द
क्लिनिकल कोरिलेशन और फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप ये ड्रग भी दे सकते हो। तो कभी देखना हमारे वार्ड में जाके देखना, किसी को ना ये ड्रग चढ़ाते हैं, तुम फाइल उठाना वार्ड में और पढ़ना, फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है कौन से ड्रग देते हैं, या फिर लास्ट पेज पे लिखा होता है। तो उसमें देखना कि इसको ये जो है ना ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फोमेथोक्साजोल, इसको ऐसा नाम नहीं लिखा होता, इसको ऐसे लिखते हैं ट्राइमेथोप्रिन एंड SMX सल्फोमेथोक्साजोल, ऐसे लिखा होता है। तो दीज आर द ड्रग्स। अब सुनो, एक और कॉन्सेप्ट जो रह गया है उसको बोलते हैं फॉलेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? फॉलेट ट्रैप। पर मैं आपको ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि फॉलेट ट्रैप इज रिलेटेड टू द विटामिन B12 का डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 जब डेफिशिएंट होता है तो फॉलेट का ट्रैपिंग हो जाता है, मतलब फॉलेट काम नहीं कर पाता। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।